Hello and welcome to Officer BTR. Today we are discussing Delhi current affairs and analysis. तो देखते हैं 9th of December आज के कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. So let's start with our first article that is about cyclone management framework. तो रिसेंटली अभी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन जवद आया है जिसने इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो नहीं की, बट स्टिल जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने साइक्लोन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लेकर आए हुए हैं. एंड बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाती हैं ताकि कोई भी अगर साइक्लोन आ रहा है इंडिया में, उसके कोस्टल एरिया को इफेक्ट कर रहा है, हम पहले ही उसको मिटिगेट कर लें ताकि हमारा जो डिस्ट्रक्शन है वो लिमिट हो सके. ये जो साइक्लोन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है इसमें हम क्या काम करते हैं, ये बेसिकली आपका इवैक्यूएशन के ऊपर बेस्ड है कि हमें जैसे जो हमारे आईएमओ होते हैं, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले ही अलर्ट जारी कर देते हैं, अलर्ट इशू कर देते हैं. तो हमें पता होता है कि कब साइक्लोन हिट करेगा कोस्टल स्टेट को, तो उससे पहले ही हम लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं ताकि नुकसान ना हो. और मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस मेजर्स भी यहाँ पर हम यूज़ करते हैं. अब देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर गिवन है कि कैसे हमारा जो इमरजेंसी फ्रेमवर्क है वो कैसे होना चाहिए. यहाँ पर क्वींसलैंड का गिवन है. वील जस्ट हैव अ ओवरलुक, क्योंकि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे समझेंगे तभी वो हमें भी हेल्प करेंगे. तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, पहले उसका प्लान करते हैं, कंटेक्स्ट करते हैं, उसको असेस करते हैं कि क्या हमारा नेचर है, पानी का क्या लेवल है. उसके बाद एनालिसिस करेंगे हज़ार्ड को. देन उसके बाद उसका रिस्क एनालिसिस किया जाएगा. एंड जब हम रिस्क अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे क्या रिस्क है, उसके बाद हम फिर प्लानिंग भी करेंगे. दैट विल बी रिस्क बेस्ड प्लानिंग. ओके, सो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काम करना चाहिए. अब साइक्लोन के बारे में देखते हैं. मेजर हमारा जो इशू है दैट इज़ अबाउट साइक्लोन, कि साइक्लोन काम कैसे करता है, साइक्लोन आता क्यों है, कहाँ आता है, कौन कौन से रीजन्स में आता है. तो इन सब के बारे में हम देखते हैं. हमारा साइक्लोन कहाँ डेवलप होता है, हमारा साइक्लोन वहाँ डेवलप होता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जहाँ हमारा सी या ओशन बहुत ज़्यादा वार्म होता है. और अगर वहाँ पर वार्म एयर है तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हमारे विंड प्रेशर को, जिसकी वजह से जो साइक्लोन है वहाँ पर डेवलप होता है. जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें हमारा साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है. एंड जब भी साइक्लोन आता है तो वहाँ पर आपका वायलेंट स्टॉर्म्स होंगे, बहुत ज़्यादा बैड वेदर होगा, बारिश होगी, बहुत बुरी हालत होती है जो आपने कोस्टल एरियाज़ में देखा होगा. जो साइक्लोन वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड साइक्लो से आया गया है, जिसका मतलब है कॉइल्स ऑफ अ स्नेक. स्नेक की कॉइल्स होती है, सो साइक्लोन भी हमारा ऐसा ही होता है, क्योंकि एक तरह से मास विंड सिस्टम का ये पार्ट होता है. बहुत ज़्यादा इसमें एयर प्रेशर होता है जो कि पूरे एरिया को इफ़ेक्ट कर देता है. इतनी इसमें पावर होती है, इतनी विंड स्पीड होती है कि ये पेड़ों तक को उखाड़ देता है. और ये जो टर्म है साइक्लोन, ये कॉइन किया गया था हेनरी पिडिंगटन के द्वारा, क्योंकि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स है बे ऑफ बंगाल में और जो अरेबियन सी में वो कोल्ड सर्पेंट्स की तरह दिखते हैं, इसलिए उन्होंने ये नाम इनको दिया है. अब यहाँ पर स्ट्रक्चर गिवन है साइक्लोन का, जैसे कि बताया कि जो साइक्लोन है वहाँ पर क्रिएट होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है. लो प्रेशर तब होता है अगर हमारा टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर इज़ लो. तो जहाँ पर साइक्लोन क्रिएट होता है बीच में गैप हो जाता है, उसको बोलते हैं हम आई ऑफ द साइक्लोन. ओके, और ऐसे ऐसे रोटेट करता है कॉइल ऑफ अ स्नेक की तरह, और यहाँ से आपका विंड सिस्टम बाहर जाता है. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स. तो हमारे दो तरीके के साइक्लोन होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन. सो दिस इज आर इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. अब जो साइक्लोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होता है इसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं. और जो इस एरियाज में होते हैं या इस एरिया में उसको हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट हैपन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, एंड टेम्परेट साइक्लोन जो आपके टेम्परेट रीजन में होते हैं उसको आप टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हो.
जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो मास वेदर सिस्टम के बहुत ज़्यादा विंड सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं, और जो WMO है उन्होंने ट्रॉपिकल साइक्लोन टर्म दी है ताकि जो वेदर सिस्टम्स है उसको कर सके, जिनकी स्पीड होती है 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, उसको आप ट्रॉपिकल साइक्लोन में इंक्लूड करते हो, जिसको आप गेल फोर्स भी बोलते हो। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज द अदर नेम फॉर टेम्परेट साइक्लोन्स, और इसका एक और नाम है मिड लेटीट्यूड साइक्लोन्स और फ्रंटल साइक्लोन्स और वेव साइक्लोन्स। तो इन सभी का मतलब एक ही है, दैट इज टेम्परेट साइक्लोन, और ये बेसिकली पोलर रीजन्स में ओरिजिनेट होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर फ्रंटल साइक्लोन्स, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट पढ़ा है। नो, टेम्परेट का ही दूसरा नाम फ्रंटल भी है, मिड लेटीट्यूड भी है, वेव साइक्लोन्स भी है। नाउ अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स चलाए हैं ताकि हमारा जो रिस्क प्रिपेयर्डनेस है वो अच्छे से हो सके। गवर्नमेंट ने नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट चलाया है, जहाँ पर जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ है जो वहाँ पर रिजाइड करती है उनको साइक्लोन के इम्पैक्ट से बचाया जा सके, और दूसरी भी चाहे कोई और भी पानी से जो रिलेटेड कैलामिटी आ रही है, जैसे कि सुनामी हो गया या आपके फ्लड्स हो गए, तो इनसे भी उनको पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये कि डेवलप किया गया है ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो कि आपके कोस्टल जोन के लिए लाया गया है ताकि हमारा जो कोस्टल जोन है उसकी मैनेजमेंट हो सके। यहाँ पर बताया जाए कि कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर हमें डेवलप करना है कोस्टल रीजन में, तो उनका अच्छे से असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है वो स्टडी करना होगा। उसके बाद ही जो गाइडलाइंस होती है कोस्टल रेगुलेशन जोन की, उसके बेसिस पर ही आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट वहाँ पर सेटअप कर सकते हो। अगर क्लियरेंस मिलती है तभी आप प्लांट को सेटअप कर पाओगे, अदरवाइज यू हैव टू कैंसिल योर प्लान्स। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट कोस्टल रेगुलेशन जोन। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, चाहे वो सीज़ के हों, बेस के हों, क्रीक्स के हों, रिवर्स के हों या फिर बैक वाटर्स के हों, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस होते हैं जहाँ पर टाइड्स 500 मीटर हाई तक जाती है। एक हमारा होता है लो टाइड लाइन एंड एक होता है हाई टाइड लाइन, और अगर हाई टाइड लाइन से भी 500 मीटर ऊपर जा रहा है तब आप वहाँ पर कोस्टल रेगुलेशन जोन को इन्फ्लुएंस करते हो, आप कोस्टल रेगुलेशन जोन को हार्म करते हो। और ये जो एरिया होता है बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, उसको आप कोस्टल रेगुलेशन जोन बोलते हो, जो कि आए गए थे 1991 में। गवर्नमेंट एक और स्कीम लेकर आई है, दैट इज़ कलर कोडिंग फॉर साइक्लोन्स, कि उन्होंने साइक्लोन आता है तो उसके बेसिस पर कलर कोड कर दिया गया है कि क्या ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा या कम डिस्ट्रक्शन करेगा, तो उस बेसिस पर कलर कोड किया गया है। एक तरह से वेदर वार्निंग सिस्टम है। तो कौन कौन सा कलर IMD यूज़ करता है? दीज आर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो दीज आर द कलर दैट आर यूज्ड बाय IMD टू डिक्लेयर एनी साइक्लोन अकॉर्डिंग टू द नेचर, कि वो कितना डिजास्ट्रस या डिस्ट्रक्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट आर्ट बिल। आर्ट हम ऑलरेडी एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन तब ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब ये बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। इस बिल में सिंगल मैन, लिव इन कपल्स एंड LGBT कम्युनिटी को एक्सक्लूड ही रखा है, इन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया। और ये जो 3 टाइप के कपल्स हैं, जो सिंगल मैन, लिव इन एंड LGBT कम्युनिटी है, इनको इन्होंने बाहर ही रखा है। बेसिकली आर्ट टेक्नोलॉजी बिल है क्या? आर्ट बिल है जहाँ पर एक तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपने सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी एक तरह से आर्ट बिल का एग्जाम्पल है, कि जैसे आर्ट है तो उसका एग्जाम्पल है कि कैसे हमारा जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो कैसे, अगर उनको चाइल्ड चाहिए तो वो आर्ट ट्रीटमेंट के थ्रू खुद को पेरेंट्स बना सकते हैं। ये जो बिल है ये नेशनल बोर्ड इस्टेब्लिश करता है, स्टेट बोर्ड इस्टेब्लिश करता है, नेशनल रजिस्ट्री इस्टेब्लिश करता है, एक तरह से डाटा बेस भी यहाँ पर बनाता है। सपोज़ किसी पर्सन ने रजिस्टर कराया है तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, एंड अगर किसी ने रजिस्टर कराया है टू गेट उन्होंने अपना स्पर्म डोनेट किया है या अपना एग डोनेट किया है, तो उसका पूरा डाटाबेस आ जाएगा और एक तरह से ट्रैक रखा जाएगा ताकि अनएथिकल यूज़ ना हो सके डाटा के, ताकि जो डाटा है वो किसी भी गलत हाथों में ना जाए और लोग इसका प्रॉपर वाइजली यूज़ करें। यहाँ पर क्लिनिक्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स, जहाँ पर एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर स्ट्रिंजेंट बहुत पैनल प्रोविजंस भी दिए गए हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं, सेक्स सिलेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर जो एम्ब्रियोज गैमेट्स को फर्दर सेल कर देते हैं। तो एक तरह से पूरा प्रोसीजर ले आउट है, पेनल्टीज़ यहाँ पर गिवन है, बहुत स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ यहाँ पर दी गई हैं।
अभी कंट्री में 517 आर्ट क्लिनिक्स हैं जो कि रजिस्टर्ड है नेशनल रजिस्ट्री ऑफ आर्ट क्लिनिक्स एंड बैंक्स इन इंडिया। ओके, सो दीज आर द प्रोविजंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पर पेनल्टीज गिवन है कि कौन कौन सी पेनल्टी किस किस पर्सन को दी जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर एक्ट ऑफ वायलेशन। जैसे कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको 5 लाख टू 10 लाख की पेनल्टी दी जाएगी। अगर वो बार बार ऑफेंड कर रहा है तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 8 से 12 साल की, प्लस उसको फाइन भी होगा 10 to 20 lakhs का। अगर कोई बैंक क्लिनिक एडवर्टाइज कर रहा है, सेक्स सेलेक्टिव आर्ट को बता रहा है कि हाँ हमें मेल चाइल्ड ही हम प्रोड्यूस करते हैं या हम सिर्फ फीमेल चाइल्ड ही प्रोड्यूस करते हैं, तो एक तरह से सेक्स सेलेक्टिव आर्ट टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई दिया तो उसके अगेंस्ट भी इम्प्रिजमेंट है का प्रोविजन है 5 to 10 years, और फाइन भी 10 to 25 लाख तक का उस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। और ये जो बिल है बेसिकली इसका ये काम है कि हम एक तरह से स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स लेकर आए ताकि एक तरह से गाइडलाइन सेट हो जाए, ताकि जो लोग हैं वो इसी के अंदर रहते हुए इसी के दायरे में आकर काम करें। नेक्स्ट इज़ अबाउट रिफॉर्म्स इन हैंडलूम सेक्टर। तो हैंडलूम सेक्टर दैट इज़ आर टेक्सटाइल सेक्टर, इसके अंदर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आ रही है। गवर्नमेंट इसको इंडिया, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडिया से ही वर्ल्ड में जाता है अराउंड 95%, तो इसलिए इंडिया के लिए टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रेवेन्यू अर्न होता है, फॉरेन रिजर्व अर्न होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस गवर्नमेंट कर रही है ताकि जो लोग हैं हैंडलूम सेक्टर में उनको थोड़ा बेनिफिट हो सके। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या बेनिफिट कर रही है, बट उससे पहले हम एक तरह से डेफिनेशन इसकी देखते हैं, बिकॉज यूपीएससी कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेक्सटाइल। तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या डेफिनेशन है। जो टेक्सटाइल है उसको आप समझ सकते हो कि जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, जो बुनने के काम आता है, चाहे वो क्लोथ है या कोई भी कपड़ा है, तो उसको आप टेक्सटाइल में काउंट करते हो। लेकिन जो हैंडलूम है वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है टेक्सटाइल का, जहाँ पर आप वर्कर्स और मशीन को यूज़ करते हो, उनका काम आता है ताकि जो वीव है, वो थ्रेड को वीव है वो बुनना शुरू कर सके विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड लेबर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनिशिएट किए हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया गया है ताकि वो जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, अपनी अपनी एरिया में एक तरह से फिनिश्ड इन्वेंट्री अवेलेबल करा सकें ताकि जो वेवर्स हैं और जो आर्टिसंस हैं वो अपना सामान बेच सकें। रजिस्टरिंग वेवर्स ऑन जेम पोर्टल, दैट इज़ गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। तो यहाँ पर कहा गया है कि गवर्नमेंट एक तरह से पोर्टल उन्होंने लेकर आया है ताकि जो वेवर्स होते हैं वो डायरेक्टली अपना सामान गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सेल कर सकती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट खुद परचेज कर लेंगी वेवर्स और आर्टिसंस का जो भी उनका हैंडलूम उनका प्रोडक्ट है। एंड अभी तक 1.5 लाख वीवर्स ऑलरेडी इस पर रजिस्टर्ड करा चुके हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनीज। तो हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनीज को भी इस्टेब्लिश करने की बात कर रही है। ये भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी, मार्केट कैपेसिटीज़ को बढ़ाएंगी और बेटर इनकम्स भी इससे जनरेट होंगी। एंड अभी तक हमारे पास 128 हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनीज रजिस्टर्ड हो चुकी हैं जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में स्प्रेड है। ईजी क्रेडिट पॉलिसी, जहाँ पर फाइनेंशियल स्कीम्स लेकर आया गया है ताकि क्रेडिट गारंटी दी जा रही है, स्मॉल लोन्स दिए जा रहे हैं, मुद्रा योजना है। तो इस तरह से गवर्नमेंट उनको स्मॉल लोन्स दे रही हैं आर्टिसंस को ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सकें। अगर उनके पास फंडिंग है तो ऑब्वियसली दिस विल हेल्प इन प्रमोटिंग देयर वर्क। नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर, जहाँ पर डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर सेटअप किए गए हैं कुछ सिटीज़ में जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई। और यहाँ पे मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो डिज़ाइन ओरिएंटेड एक्सीलेंस है, जहाँ पर जो डिज़ाइन है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छे से बना होगा, ताकि जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे इसकी क्वालिटी को देखकर। तो इसी को बेसिकली प्रमोट करके हैंडलूम सेक्टर के लिए डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर बनाए गए हैं। और यहाँ पर ई मार्केट का भी प्रोविज़न है, जहाँ पर जो हैंडलूम सेक्टर है के जो वर्कर्स हैं वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट को ई मार्केट भी कर सकते हैं। एंड ई कॉमर्स एंटिटीज़ को भी यहाँ पर लेकर आया गया है ताकि वो भी एंगेज हो सकें ऑनलाइन मार्केटिंग में। रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम भी है, जहाँ पर जो यान है वो हैंडलूम वीवर्स को डायरेक्टली अवेलेबल कराया जा सके। कोई प्राइस है वो ही रिम्बर्स कराया जाता है, या फिर अगर कोई सब्सिडी भी गवर्नमेंट देना चाहती है वो भी डायरेक्टली इनको दे सकती है। नेक्स्ट इज़ अबाउट एजुकेटिंग वेवर्स, क्योंकि जो वेवर्स होते हैं मोस्टली जो डेली वेज एर्नर्स होते हैं वही होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके पास एजुकेशन नहीं होती तो गवर्नमेंट उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए काफ़ी सारे चौपल्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि वेवर्स को एजुकेट किया जाए।
और काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर आ रही हैं ताकि उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। उनके पास अगर एजुकेशन होगी तभी वो चीज़ों को समझेंगे बेटर तरीके से और उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है टेक्सटाइल सेक्टर की। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि 95% जो इंडिया का टेक्सटाइल है वो वर्ल्ड में जाता है, तो इतना मेजर मार्केट है इंडिया का अराउंड द वर्ल्ड। एंड जो सेक्टर है वो 7% इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है, 2% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 12% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है एंड 10 करोड़ लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो आप खुद देख सकते हो आर टेक्सटाइल सेक्टर बहुत पुराना है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा अबंडेंट सप्लाई है रॉ मटेरियल्स की, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है लेबर की, क्योंकि पॉपुलेशन है तो लेबर बहुत ज़्यादा है। और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया में ही से ही जाता है, जो कि 25% ग्लोबल आउटपुट को कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की चाइना के बाद, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है मैन मेड फाइबर्स की, जैसे कि पॉलिएस्टर या विस्कोस। इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप यहाँ डाटा नोट कर सकते हो बाय पॉजिंग अप द वीडियो एंड राइट इट डाउन, मेक योर ओन नोट्स। यू कैन डायरेक्टली incorporate these factual details into your mains answer that will supplement your preparation and help you in attaining grace marks. नेक्स्ट इज़ अबाउट केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को हाँ कर दी, जो कि बहुत लंबे अरसे से रुका हुआ था। फाइनली अब गवर्नमेंट इसको एग्री कर गई है। तो आप देख सकते हो ये दिस इज़ द मैप जहाँ से केन रिवर आ रही है एंड बेतवा रिवर जहाँ पर हम इंटरलिंक कर रहे हैं। दिस इज़ योर केन रिवर एंड दिस इज़ योर बेतवा रिवर। तो ये आपका लिंक कनाल की यहाँ से ये लिंक होंगी। तो ये बेसिकली 2 स्टेट्स को कवर कर रहा है, यूपी एंड एमपी। क्यों ये डिले हुआ अभी तक, क्यों नहीं इसको ग्रीन क्लियरेंस मिल रही थी? बिकॉज यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व भी आ रहा है, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स डिस्कशंस हो रही थी कि क्या हमारा इन्वायरमेंट इससे हार्म होगा। जो डैम बनेगी तो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ रह रही है, इन्वायरमेंट है, ट्रीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा है, फोना है, एवरीथिंग विल बी हार्म। तो इसी वजह से इसको हाँ करने में, इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिलने में देर हो गया है। बट फाइनली दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑनलाइन एंड इसको अब काम करने में आसानी होगी, ताकि जो बुंदेलखंड रीजन है यूपी का वहाँ पर पानी पहुँच सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई स्पेल्स है, ड्राउट जैसी कंडीशन है, वहाँ पर पानी अवेलेबिलिटी नहीं है। इसलिए हम रिवर को इंटरलिंक करते हैं ताकि जहाँ पर ज़्यादा पानी है वो कम पानी वाली एरियाज़ में जा सके। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो ये अराउंड आपका 44605 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और जो बुंदेलखंड रीजन है ये आपका एमपी और यूपी 2 स्टेट्स में कवर है। और यहाँ पर पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, पानी भी बहुत ज़्यादा कम है। जो बुंदेलखंड रीजन है वो 2 स्टेट्स में कवर है, जैसे कि एमपी यूपी। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं? यूपी की डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं, दैट इज़ भांडा, झांसी, ललितपुर एंड महोबा। एमपी की टिकमगढ़, पन्ना एंड छतरपुर। so these are the districts of 2 states जहाँ पर आपका जो लीबल इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये लाया जाएगा। जो केन बेतवा है अभी तक का 1 ऑफ द 30th इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो सबसे बहुत ज़्यादा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स कंट्री में स्टार्ट किए गए हैं ताकि एक रिवर से पानी दूसरे रिवर में जा सके और वहाँ के एरिया को सपोर्ट कर सके। कौन सी डैम कनेक्ट करेगी दोनों रिवर को? दैट इज़ द धोधन डैम, जो कि दोनों रिवर्स को कनेक्ट करेगी और जो कि अभी कंस्ट्रक्ट होगी। एनुअल इरिगेशन होगा अंडर प्रोजेक्ट में, जो कि यहाँ पर बताया जाए कितना 1.6 मिलियन हेक्टेयर्स की लैंड को इरिगेट किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा, और ऑब्वियसली वहाँ से पावर भी जनरेट होगी, हाइड्रो पावर भी जनरेट होगी एंड सोलर पावर भी जनरेट होगी। नेक्स्ट इज़ अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक्सटेंडेड। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसको मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने क्यों एक्सटेंड किया है? क्योंकि गवर्नमेंट का भी कुछ टारगेट पेंडिंग है जो उसको अचीव करना है। ऑलरेडी हम टारगेट अचीव कर चुके हैं, बस इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि लोगों के पास पक्का हाउसेस का एक्सेस हो सके, और जो लोग हैं जो विलेजेस में रह रहे हैं, बिलो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनको अच्छा घर मिल सके। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये 2022 तक ही इसका टाइम पीरियड था।
कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है, और ये जो स्कीम है कंस्ट्रक्ट पक्का हाउसेज, वहाँ पर सिर्फ पक्का हाउसेज हम कंसेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ बेसिक एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ हाउसिंग फॉर ऑल, फॉर रूरल एरिया, सिर्फ रूरल एरियाज़ के लिए हम हाउसिंग फॉर ऑल का जो स्कीम है ये एक्सटेंड किया गया है। अभी हमारे पास 2.95 करोड़ का टारगेट है जो हमें अचीव करना है, लेकिन अभी तक ये अचीव नहीं हुआ, इसलिए हम इस पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंड कर रहे हैं सो दैट दिस टारगेट कुड बी अचीव्ड। अब कुछ स्कीम के बारे में देखते हैं। जो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, इसका पहला पुराना नेम था इंदिरा आवास योजना, जो कि एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम था और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता था, जहाँ पर रूरल पुअर, जो गरीब लोग जो विलेजेस में रहते हैं, उनको अच्छा घर मिल सके। और जो ये स्कीम थी राजीव गांधी ने लॉन्च की गई थी, इंदिरा आवास योजना 1995 में, फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसिंग फॉर बीपीएल पॉपुलेशन इन विलेजेस, सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन के लिए ये स्कीम लाई गई थी। Now here you can see this particular family has made their पक्का हाउस अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना। फीचर्स देखते हैं स्कीम के। यहाँ पर जो स्कीम है फाइनेंशियल असिस्टेंस 1,20,000 का दिया जाता है प्लेन एरियाज़ में, जो कि अगर प्लेन एरियाज़ में कोई विलेज है तो वहाँ पर 1,20,000 का असिस्टेंस दिया जाएगा। एंड जो कंस्ट्रक्शन हाउसेज जो डिफ़िकल्ट एरियाज होते हैं, जैसे कि हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर टेरेन स्लोपी होता है, एक जैसा नहीं होता, वहाँ पर आपको 1,30,000 दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर सिर्फ हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, इनफैक्ट यहाँ पर हम उनको ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ भी देंगे, वाटर, एलपीजी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये सब भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो स्कीम है इसको दूसरी स्कीम्स के साथ भी कन्वर्ज किया गया है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एवरीथिंग, एंड इन सब के साथ कन्वर्ज किया जाएगा ताकि मिल के काम करें, क्योंकि एक स्कीम अकेले काम नहीं कर सकती। सपोज दिस पर्टिकुलर स्कीम इज़ गिविंग हाउस, तो जो स्वच्छता हमारा अभियान चल रहा है वो आपको क्लीनलीनेस पे भी फोकस करेगा। तो अगर हमारा घर क्लीन होगा, हमारी स्ट्रीट क्लीन होगी, हमारी सोसाइटी क्लीन होगी, तभी हमारी कंट्री भी क्लीन होगी। तो इसी तरह से एक स्कीम दूसरी स्कीम से इंटरलिंक होती है, एंड जब हमारी स्कीम इंटरलिंक होती है तो हमारे लिए ही बेनिफिट होता है, ताकि जो स्कीम्स हैं उनका काम अच्छे से हो सके। एक तरह से क्रॉस चेक्स भी रहता है, बैलेंसेस भी बने रहते हैं, और जो हमारा काम है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो भी अचीव हो जाता है। ये जो स्कीम हम बना रहे हैं इसके अंदर या तो हम वुमेन के नाम पर होगा ये हाउस, या फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पर रजिस्टर किया जाएगा। दोनों के जॉइंटली नाम से भी रजिस्टर हो सकता है। अब फंडिंग देखते हैं किस तरीके से फंडिंग हमारी स्कीम को मिल रही है। जो फंडिंग है स्कीम की वो स्टेट्स को दी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ 75% वेटेज दी जा रही है रूरल हाउसिंग को, एंड 25% वेटेज दी जा रही है ऑफ पॉवर्टी रेशो। आवास सॉफ्ट ये एक तरह से असिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, ताकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम है उसको इम्प्रूव किया जाए, एक तरह से उसको बेनिफिट करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव चेक्स करेगी, क्योंकि हमारे पास फंडिंग होती है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास ऑफिसर्स हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, बट हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इम्प्लीमेंटेशन में। और इम्प्लीमेंट कौन करता है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास करती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव क्लास होती है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो इम्प्लीमेंटेशन को देखती है। तो हमारा करप्शन, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं पर आती हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके और जो स्कीम है उसका बेनिफिट लोगों तक पहुंच सके। Okay, so this is all about today's session. Thank you very much for listening. If you have any doubt, do let us know in the comment section. And also आप हमें info@officerbta.com पर मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, so that we can give you direct practice questions. वहाँ पर आप अपना आंसर सेंड कर सकते हो, so that we can get it evaluated. Alright, so this is all about it today. Thank you and all the best for your preparation.